आप देख रहे हैं साइंस का निचोड़ सीरीज। इस सीरीज में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर एक टॉपिक को डिटेल में बहुत अच्छे से कवर करेंगे और इस सीरीज के बाद आपको साइंस के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं डराएंगे, यकीन मानिए। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉट 247 को शेयर कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन, हमें एक मनोबल मिलेगा आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट बहुत जल्दी जल्दी पहुंचाने की, जिससे आपका सिलेबस विद इन टाइम कवर हो सके। हम लोग थ्योरी सेक्शन के बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज भी कर रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू के माध्यम से, वहां डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी चीजों को हम अपने दिमाग में छाप रहे हैं। तो चलिए आज देखेंगे फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन, और अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो फिजिक्स भी जल्दी कवर करके केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आपके लिए कवर करा दिया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन। यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर लिखा हुआ है लॉज ऑफ मोशन, और आप एक नया चेंज यहां देख रहे होंगे कि यहां क्या हमने हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाने की शुरुआत कर दी। तो जी हां, हैंड रिटेन नोट्स से ही साइंस को कवर करा दिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है और जल्दी जल्दी अगर कवर करना है तो आपको हैंड रिटेन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये परीक्षा हॉल 247 के टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है और वहां से आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, और कुछ भी आपको लिखना कुछ भी नहीं है। बस क्लास में ध्यान से चीजों को सुनिए, उसके बाद इसके नोट्स को डाउनलोड करके आपको केवल एक बार उसे देख लेना है। घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज के एमसीक्यू को देख लेना है। साइंस के क्वेश्चन कहां से छूटेंगे, आखिर एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से सेट करेगा। तो चलिए देखते हैं लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। आपने अभी तक बहुत बार फिजिक्स पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, हम नहीं जानते, लेकिन आप अगर आज पढ़ते हैं तो इसके बाद आपको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉज ऑफ मोशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले गति के नियम। तो अभी हमारे डेली लाइफ में जो मोशन के एप्लीकेशन है, जो फिजिक्स के एप्लीकेशन है, वो चाहे कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, फिजिक्स के एप्लीकेशन उसके डेली लाइफ में होता ही होता है। लेकिन इन फिजिक्स के एप्लीकेशंस को ऑब्जर्व करके न्यूटन का गति का नियम दिया, किन्होंने दिया? तो न्यूटन साहब ने दिया। यह जगजाहिर है, हम कोई अलग से आपको नहीं बता रहे कि न्यूटन साहब ने, न्यूटन की गति के नियम आपने सुना होगा, तो गति के नियम दिए। और कितने नियम दिए तो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम यह बात करते हैं कि न्यूटन साहब ने 1686-87 में एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या था? जिसका नाम था प्रिंसिपिया। और इसी बुक में न्यूटन ने अपने गति के जो नियम दिए उसको डिस्क्राइब करके हमारे सामने रख दिया, और हम लोग आज इसे पढ़ रहे हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, 3 लॉज दिए, और इन 3 लॉज को बहुत अच्छे से समझने का जरूरत है। अगर आप अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो नियम था न्यूटन की गति के नियम का, जो सबसे पहला नियम है वह है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया को जड़त्व कहते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे आम बोलचाल में हम लोग कह सकते हैं ढीट नियम। क्या? ढीट नियम। एक ऐसा नियम जो बहुत ढीठ लोगों के लिए, ढीठ ऑब्जेक्ट के लिए, ढीठ प्रॉपर्टी के लिए बनाया गया है। तो पहला नियम न्यूटन ने जो दिया वो कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम। दूसरा नियम कौन सा नियम है? दूसरा नियम है बलिष्ठ नियम, बल का नियम। तो याद रखिएगा, दूसरा नियम जो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उसे कहा जाता है बल या संवेग का नियम। तो संवेग क्या होता है, बल क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे, आप जानते भी होंगे। तो दूसरा नियम को कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स या फिर मोमेंटम। तो ये दूसरा नियम हो गया न्यूटन की गति के दूसरा नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम, इसको हमने देखा। और तीसरा नियम कौन सा है? तो प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, अगर तुम हमें मारोगे, मैं भी तुम्हें, तुम जितने जोर से हमें मारोगे सेम जोर से हम भी तुम्हें मार देंगे। तुम जितने जोर से हमें धक्का दोगे उतने ही जोर से हम तुम्हें धक्का दे देंगे। और यही नियम प्रकृति में हर जगह चलता है। उसको ऑब्जर्व करके न्यूटन साहब ने एक नियम दे दिया, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया आप करोगे तो उसका प्रतिक्रिया भी आपको झेलना पड़ेगा, और यही प्रकृति का नियम है। और इसी नियम को, तीसरा नियम न्यूटन की गति का, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, एक एक करके डिटेल में इसको समझते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, जो यहां पर आप जड़त्व देख रहे हैं
हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा ढीठ नियम। ढीठ मतलब कि जैसे गांव समाज में बोलते हैं ना, अरे कोई काम को करो ना रे, करो ना रे, करो ना रे, धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, लेकिन वो करना चाहता नहीं है, या फिर कुछ करने में लग गया तो अब उसे रोक रहे हैं तो वो रोकता नहीं है, तो ढीठ है, अपना काम में लगा हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है, तो जड़त्व का नियम, पहला नियम ढीठ। लेकिन इस जड़त्व शब्द को किसने हमें दिया? देखिए, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया? और यहां पूछा जा सकता है आपसे कि जड़त्व शब्द के बारे में किसने बताया था? तो याद रखिएगा, जड़त्व टर्म के बारे में गैलीलियो साहब ने हमें बताया था। गैलीलियो साहब ने जड़त्व टर्म के बारे में हमें बताया। वहीं पर जड़त्व का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। और पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। तो हम नियम पर जाने से पहले यह समझेंगे कि जड़त्व क्या होता है, मास क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे तो न्यूटन का पहला नियम समझना आसान हो जाएगा। जैसा कि यहां पर पता चल रहा है, इनर्शिया या फिर जड़त्व, जैसा कि मैंने आपको कहा, जड़त्व ढीठ, या फिर कह सकते हैं कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अब कोई खुश हो या हो खपा। मतलब कि जड़त्व बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी आदमी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो जिस अवस्था में है, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई खुश हो चाहे खपा हो, हम वैसे ही रहेंगे, वही है जड़त्व। जड़त्व किसी पदार्थ का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सब्सटेंस का, किसी मैटर का वह एक ऐसा गुण है जो वह गुण के कारण वह अपने अवस्था में, याद रखिएगा, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, अपने स्टेट चेंज को अपोज करता है। यहां पर बात हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जड़त्व किसी भी पदार्थ, ऑब्जेक्ट, बॉडी, मैटर का एक ऐसा गुण है, एक ऐसा गुण है जिस गुण के कारण वह मैटर, वह पदार्थ, वह सब ऑब्जेक्ट, वह सब्सटेंस, वह बॉडी अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, अपने स्टेट में चेंज का। मतलब कि अगर वह गतिशील अवस्था में है, मतलब अगर मोशन में है, तो वह चाहेगा कि हम मोशन में ही रहेंगे, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। मतलब अगर हम मोशन में हैं तो हमें मोशन में ही रहने दिया जाए, कोई हमें रोकने का कोशिश ना करे। ठीक है, या फिर अगर हम रुके हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, रेस्ट कंडीशन में हैं, तो हम रेस्ट में ही रहेंगे। मतलब चाहे अगर हम गतिशील अवस्था में हो या फिर स्थिर अवस्था में हो, जिस अवस्था में हम रहेंगे उसी अवस्था में हम रहना चाहेंगे। हम अपना, अगर हमें कोई हमारे अवस्था को चेंज करना चाहेगा तो हम, हमारा जो अंदर का इनर्शिया है, हमारा जो अंदर का जड़ता है, हमारा जो अंदर का जड़त्व है, वो उस चेंज को रोकेगा, उसको अपोज करेगा। तो यहां से सीधा सा मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जड़त्व का मतलब क्या होता है, इनर्शिया का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर किसी में बहुत ज्यादा जड़त्व आ गया, अगर किसी में बहुत ज्यादा इनर्शिया आ गया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसका मास ज्यादा होगा, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। आप यहां से सीधे सीधे समझ सकते हैं, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया जो है घनिष्ठ दोस्त है, घनिष्ठ मित्र है, किसका? घनिष्ठ मित्र है मास का। इनर्शिया घनिष्ठ मित्र है मास का, द्रव्यमान का, जिसका जितना ज्यादा, देखिए इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का, मास जितना ज्यादा उतना ज्यादा बॉडी का इनर्शिया। जैसे कहा जाता है ना, किसी का शरीर बहुत भारी हो गया, अगर शरीर भारी हो गया तो वह आलसी हो जाता है, उसमें जड़ता आ जाती है, ढीठ टाइप का हो जाता है। वो जैसे कि बैठा है तो बैठे रहेगा और चल रहा है तो चलते रहेगा। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि अगर मास जिसमें ज्यादा आ जाए, जिसमें द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसको अगर हमें रोकना हो, मतलब अगर वो चल रहा है तो रोकना हो तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसमें इनर्शिया ज्यादा है, उसमें जड़ता ज्यादा है, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा थोड़ा ज्यादा। और अगर वो बैठा हुआ है तो उसको उठाने में हमें ज्यादा मेहनत लगेगा। तो जितना ज्यादा, याद रखिएगा, सीधा सा इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनर्शिया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? घनिष्ठ मित्रता होता है किसी के साथ। तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, जो जड़त्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान के। मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व भी ज्यादा। और जड़त्व क्या है? जो किसी अपने बदलाव में विरोध करता है, अपने परिवर्तन, अपने अवस्था में, जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगा, उसका विरोध करेगा। तीन तरह का इनर्शिया होता है, तीन तरह का जड़त्व होता है। एक होता है इनर्शिया एट रेस्ट, यानी कि विराम अवस्था का जड़त्व। देखिए, अभी आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसमें इनर्शिया आ जाता है, या फिर बैठा हुआ है तो उसमें इनर्शिया है, तो जिस अवस्था में है उसका इनर्शिया उसे कहलाता है। तो देखिए, इनर्शिया एट रेस्ट यानी कि विराम अवस्था का जड़त्व, विरामा अवस्था का जड़त्व, विराम का जड़त्व,
वहीं पर मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि गति का जड़त्व। अगर कोई बॉडी गति में है तो उसे रोकने का हम प्रयास करेंगे तो उसके अंदर जो एक जड़त्व आएगा उस मोशन का जड़त्व होता है और वो रुकने, मोशन मतलब अपनी गति को रोकने नहीं देना चाहेगा और चाहेगा कि हम गति में ही रहे, तो वह आ जाएगा उसका गति का जड़त्व। एक होता है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हमें उसी दिशा में जाने दिया जाए। हमें जैसे हम चाह रहे हैं ईस्ट, तो हमें ईस्ट में ही जाने दिया जाए। अगर आप हमें वेस्ट में मोड़ोगे, फोर्स लगा करके, बल लगा करके हमें अगर मोड़ने का कोशिश करोगे तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे उधर जाने का, अपोज करेंगे इधर आने को। ठीक है, तो इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसका अलग अलग एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स के सहारे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इनर्शिया के बाद यहां पर बात आ जाएगा फोर्स का, बल का। देखिए जैसा कि अभी हमने देखा कि मास जिसका ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, मास जिसका ज्यादा उसमें इनर्शिया ज्यादा। जैसा कि अगर आप किसी एक ट्रेन को देखें तो उसका क्या होगा, मास बहुत ज्यादा होगा, मास उसमें बहुत ज्यादा होगा। अगर कोई ट्रेन मूविंग कंडीशन में है, अगर कोई ट्रेन मोशन में है, तो अगर हमें उसे रोकना होगा, अगर हमें उसे रोकना होगा तो क्या हम आसानी से उसे रोक देंगे अपने से? कोई आदमी चाहे और जाए उसे, उसके सामने अगर रोकने के लिए ना, आज तो हम ट्रेन को ही रोक देंगे, टिल्लू पहलवान सामने चला जाएगा। तो बताइए इसके अंदर का इनर्शिया, जो ट्रेन के मास बहुत है तो उसमें इनर्शिया बहुत है और वो तो रुकेगा नहीं, वो तो साला रुकेगा, झुकेगा नहीं साला, रुकेगा नहीं साला। तो ट्रेन तो अपने इनर्शिया के कारण उसमें बहुत ज्यादा इनर्शिया आ गया है, तो जब गतिशील अवस्था में है तो उसको रोकने का कोशिश अगर कोई करेगा, फोर्स लगाने का कोशिश करेगा, तो उसका इनर्शिया उसको इजाजत नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया बहुत है। तो उसको फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए उसको फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो सीधा सा मतलब है कि अगर मास जिसका बहुत ज्यादा तो उसमें इनर्शिया बहुत ज्यादा, इनर्शिया बहुत ज्यादा तो उसको रोकने में या फिर उसको चलाने में आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स आपको इतना लगाना पड़ेगा कि उसके इनर्शिया को आप पास कर दे। उसमें जितना इनर्शिया है, उसमें जितना जड़त्व भरा पड़ा है, उसको उससे ज्यादा अगर आपने फोर्स लगा दिया तो वो रुक जाएगा। तो यहां से सीधा सा यहां समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉडी गतिशील अवस्था में है, उसे हमें रोकना है, उसे अगर हमें रोकना है, ट्रेन को अगर रोकना होगा तो एक ब्रेक लगाएंगे, एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स उसके इनर्शिया से ज्यादा होगा, तब जाकर के उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा। और जब वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा तो क्या होता है, देखिए वेलोसिटी बढ़ता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेशन होता है। और जब वेलोसिटी घटता है तो मंदन होता है, रिट्राडेशन होता है। तो एक फोर्स लगा करके जब हम उसको रोकने का कोशिश किए, उसके इनर्शिया से ज्यादा फोर्स लगा करके रोकने का कोशिश किए, तो उसका वेलोसिटी में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन होगा, मंदन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स लगा करके हम किसी गतिशील वस्तु को, किसी गतिशील अवस्था में अगर कोई वस्तु है तो उसको, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, कोई भी चीज है, तो उसको हम रोक सकते हैं। अगर कोई बॉडी, ठेला, रिक्शा, कुछ भी अगर रेस्ट कंडीशन में है, उसे हमें चलाना है, उसे हमें चलाना है तो क्या करना होगा, उसके अंदर भी मास होगा, उसके अंदर भी इनर्शिया होगा। अगर उसे हम चलाना चाहते हैं, उसे मूव करवाना चाहते हैं, रेस्ट कंडीशन में था, मूविंग कंडीशन में लाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, उसमें फोर्स लगाना होगा। फोर्स लगाएंगे, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होगा तो वो चल देगा। तो फोर्स बताइए कितना लगाना होगा, इतना फोर्स लगाना होगा ताकि वह उसके, उस बॉडी के इनर्शिया को, इनर्शिया से ज्यादा, उसमें जितना जड़त्व है उससे ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया, फोर्स लगा करके हम किसी चलती हुई वस्तु को रोक सकते हैं, इनर्शिया से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है वो फोर्स। और किसी रुकी हुई वस्तु में हम चेंज ला सकते हैं, उसको चला सकते हैं, वो भी कितना होना चाहिए, उसके इनर्शिया से ज्यादा होना चाहिए। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास पर। अगर हम किसी साइकिल को रोकने का कोशिश करें, कोई साइकिल अगर चल रहा है, ठीक है, और अगर हम साइकिल को रोकने का कोशिश करते हैं तो साइकिल को रोकना, और एक कोई कार चल रहा है, ठीक है, कोई कार चल रहा है और हम चाहेंगे कि कार को भी रोकना है, ठीक है, तो बताइए आप किसको आसानी से रोक पाएंगे? तो आप किसे रोक पाएंगे, जिसका मास कम होगा, उसमें इनर्शिया कम होगा, और इनर्शिया कम होगा तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और फोर्स कम लगाना पड़ेगा तो साइकिल को आप आसानी से रोक देंगे कंपेरिजन टू कार को। और कार अगर ट्रेन में देखा जाए तो ट्रेन को आप आसानी से नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसमें मास ज्यादा है। तो यहां से सीधा सा मतलब हो गया, फोर्स आपको इनर्शिया से ज्यादा लगाना पड़ेगा। और फोर्स एक ऐसा फैक्टर है, जब
जिसके द्वारा जब जब हम किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो हम या तो उसके वेलोसिटी में चेंज करके उसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, उसमें एक्सेलरेशन ला सकते हैं, डी एक्सेलरेशन ला सकते हैं। मतलब मास तो किसी भी बॉडी का होगा ही होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मैटर है, कोई बॉडी है तो उसमें मास तो होगा ही होगा, उसमें एक्सेलरेशन लाना होगा तो आपको फोर्स लगाना होगा, एक फोर्स आएगा। तो फोर्स का परिभाषा याद रखिएगा, बल का परिभाषा, इनर्शिया के बाद बल का परिभाषा हमें किस न्यूटन के किस नियम से मिला? याद रखिएगा, बल का परिभाषा ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि बताइए बल का परिभाषा, फोर्स का डेफिनेशन हमें न्यूटन के किस नियम से मिलता है? तो आप डायरेक्ट मार देंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में लिखा गया है बल का मतलब बल का नियम, बल या संवेग का नियम। तो सेकेंड लॉ से बल का परिभाषा मिलता होगा? तो जी नहीं, सेकेंड लॉ से हमें बल का परिभाषा नहीं मिलता। हमें अभी देखा हमने कि बल लगा करके, फोर्स लगा करके हम किसी बॉडी को जब इस मूविंग कंडीशन में है तो उसे डी एक्सेलरेट करके उसको रोक सकते हैं या फिर उसमें एक्सेलरेशन ला सकते हैं। तो किसी वस्तु का एक ऐसा गति में अगर विराम या विराम से स्थिति गतिशील अवस्था में लाना या गतिशील से विरामावस्था में लाना है तो बल लगाना होगा। और वह बल का परिभाषा हमें कौन दिया? तो न्यूटन का फर्स्ट नियम ने दिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ के द्वारा हमें बल का परिभाषा मिला। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति से विराम में और विरामावस्था से गति में लाता है। जैसा कि अभी हमने देखा, तो किसी वस्तु की गति में त्वरण या मंदन लाता है या फिर किसी वस्तु की गति में त्वरण या मंदन लाता है तो वही है बल। और बल का परिभाषा हमें मिल गया न्यूटन फर्स्ट लॉ से। देखिए फोर्स यहां पर इंग्लिश में भी लिख दिया गया है, फोर्स इज फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, जैसा कि हमने अभी देखा। तो यहां से आप नोट्स डाउनलोड करेंगे तो आपको बाइलिंगुअल में सब कुछ मिलेगा। आगे देखिए, डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ। तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स फर्स्ट लॉ से आता है। तो हमने क्या देखा? इनर्शिया क्या होता है, हमने देखा फोर्स क्या है। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ, अब हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया यही है, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब कोई खुश हो या हो खपा, मतलब कि अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो वो चाहेगा कि हम मूविंग कंडीशन में ही रहे। जैसे कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व का नियम है, तो वही बताएगा मूविंग कंडीशन में ही रहे। और अगर कोई रुका हुआ है तो वो क्या चाहेगा कि हम रुके हुए ही रहे। अगर कोई किसी दिशा में जा रहा है तो वो क्या चाहेगा? हम उसी दिशा में जाए। इसका मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगा या फिर रहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। यही बताया किसने? न्यूटन ने बताया अपने पहले नियम में। तो क्या हो गया? यहां से आपने समझ गए होंगे आप कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जैसे कि अगर देखिए यहां पर, अगर इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन क्या बोलते हैं, फास्टली मूविंग बस, अगर किसी बस पर जा रहे हैं, ठीक है, इसके कुछ लॉ ऑफ इनर्शिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आसान हो जाएगा हमें समझना। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम, मतलब जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगा, उसको वो बदलना नहीं चाहेगा। अगर कोई फोर्स आप उस पर अलग से लगाते हैं तो वो क्या होगा? उसको अपोज करेगा। चलिए देखते हैं, अगर कोई बस, ठीक है, अगर कोई बस फास्टली मूविंग बस है, अच्छा चलिए जैसा है, ठीक है, फास्टली मूविंग बस है, ठीक है, और ये बहुत तेजी से चल रहा है भैया, तेजी से चल रहा है। और कोई आ गया आगे में कोई ब्रेकर आ गया। अब ब्रेकर आ गया तो ड्राइवर साहब क्या करेंगे? उस पर ब्रेक लगाएंगे, सटाक ब्रेक लगाएंगे। अब ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? इस पर फोर्स लग गया, एक्सटर्नल फोर्स लग गया। किस पर? बस के टायर्स पर फोर्स लगा, ठीक है, बस के टायर्स पर फोर्स लगा। इसके वेलोसिटी में कमी आई, रिटार्ड हुआ और ये अचानक से इस पर फोर्स लगा और ये रुक गया। देखिए बस का टायर रुका, लेकिन अंदर में जो बैठा हुआ चिंटू, मिंटू, टिल्लू, सब अंदर में जो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ या जो खड़ा है, ठीक है, पकड़ करके खड़ा रहता है ना बहुत कोई, तो वो जो खड़ा है उस पर तो फोर्स नहीं लगा। वो तो चाहेगा, चूंकि बस के साथ वो क्या आगे हो गया था मूविंग कंडीशन में, बस के साथ वो मूविंग कंडीशन में आ गया था। अब उसका बॉडी क्या चाहेगा कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे अपने आप को, तुम कितना भी हमको बदलने की कोशिश करो, हम नहीं बदलेंगे। अचानक से कोई फोर्स टायर पर लग जाए, लेकिन ये टिल्लू मिल्लू पर तो फोर्स नहीं लगा था, तो क्या करेगा? ये जैसे ही फोर्स लगा करके टायर रुकेगा तो ये जो बॉडी है किसका? बस में बैठे पैसेंजर्स का, वो अचानक से क्या झटका महसूस करेगा आगे की ओर। क्या करेगा? आगे की ओर, क्योंकि उसका बॉडी को हम रोके हैं,
चूंकि वो मोशन मोशन में था, गतिशील अवस्था में था, और फोर्स लगा करके जब हम उसे रोकने का कोशिश किए तो वो कहना ना ना हम आगे ही जाएंगे, ना 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 हम आगे ही जाएंगे, और वो क्या करेगा, वो थोड़ा आगे मूव, आगे डायरेक्शन में अपने आप को एक जर्क, एक धक्का महसूस करता है। ऐसा आपने भी किया होगा। ये इनर्सिया है, क्या है, हर जगह इनर्सिया लग रहा है, वो क्या है, लॉ ऑफ इनर्सिया है। इनर्सिया के कारण जब बस चलता है, अचानक से ब्रेक लग गया तो बैठे बस में बैठे लोग जो है आगे की तरफ धक्का महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है उसका जो बॉडी था वो मोशन में था, और जो जैसे ही रोका तो वो क्या चाहेगा, हम आगे ही रहें, हम रुकेंगे नहीं, तो इसीलिए वो आगे चला जाता है। अगला हम कुछ एग्जांपल इसका देख सकते हैं। यहां पर देखिए, जैसे कि अगर आप व्हेन यू शेक द ब्रांच ऑफ ट्री लीव्स गेट डिटेच्ड, आप देखे होंगे कि जब कोई ट्री है, ठीक है, और उस पर फल भी लगा हुआ है भैया। अब आया यहां पर टिल्लू आया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस ट्री का इस तना को या फिर कोई डाल को धर के हिलाना शुरू कर देगा, ठीक है, इसको हिलाना शुरू कर देगा। अब जब इसको हिलाना शुरू करेगा तो जो पेड़ था वो क्या था, पहले रेस्ट कंडीशन में था, वो पेड़ जो था वो रेस्ट कंडीशन में था, और जब ये रेस्ट कंडीशन में था तो रेस्ट से इसको मोशन में हम लाने का कोशिश करेंगे। हमने कहां पर फोर्स लगाया, हमने फोर्स लगाया डालियों पर, हमने फोर्स लगाया तना पर, लेकिन उसमें लगे हुए जो पत्ते हैं, उसमें लगे हुए जो फल हैं, उस पर तो फोर्स नहीं लगाया। वो क्या चाहेगा, पत्ते जो लीव्स हैं या फिर जो फ्रूट्स हैं, वो क्या चाहेगा, हम तो भाई रेस्ट में ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम जाते हैं तुमको छोड़ करके, तुम भले तुम अपने पोजीशन में चेंज कर लो, लेकिन लीव्स और फ्रूट्स क्या कहेगा, जब तक कि हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। और वो तुरंत क्या करता है, साथ छोड़ देता है, किसका, पेड़ का साथ छोड़ देता है, पौधे का, पेड़ पौधे का साथ छोड़ करके पत्तियां तथा फल जो है छोड़ छोड़ करके नीचे गिरने लगती है। आपने ये देखा होगा, बिल्कुल आपने देखा होगा, वो लॉ ऑफ इनर्सिया के कारण, वो क्या है, उसमें जो इनर्सिया है, उसमें जो जड़ता है, उसी के कारण होता है। आप यहां पर देखिए, एक्सपीरियंसिंग जर्क व्हेन लिफ्ट सडनली स्टार्ट, देखिए जब आप कभी लिफ्ट पर इस प्रकार से आप कभी लिफ्ट पर चढ़ते हैं और लिफ्ट अचानक से स्टार्ट होता है, तो आपको क्या लगता है, सडनली आपके मतलब आप में एक एक जर्क को, एक झटका महसूस करते होंगे। यह क्यों होता है, क्योंकि लिफ्ट अचानक से सडनली, पहले क्या था, स्टैटिक कंडीशन में था, स्थिर अवस्था में था, और अब जब विरामावस्था में रहेगा और विरामावस्था से आपके बॉडी को चाहेगा कि कोई मोशन में लाए, तो आप क्या करेंगे, उस मोशन को अपोज करेंगे, और उस मोशन को अपोज करने के दरमियान में ही हमें एक झटका महसूस होता है। आप देखिए, किसी बेड को, अगर आपके घर में कोई गद्दा या फिर कोई कंबल है जो कि बहुत गंदा हो चुका है, ठीक है, और आपकी मां क्या कहती है, अरे भाई बेटे जाकर के जरा सा इसको झाड़ दो, तो आप क्या करते हैं, एक मोटा सा डंडा लेते हैं और उस डंडे से कंबल को क्या करते हैं, कंबल को पीटना शुरू कर देते हैं। अब जब कंबल को पीटना शुरू करते हैं तो कंबल या ब्लैंकेट या फिर बेड क्या होता है, मोशन में आ जाता है। क्या होता है, मोशन में आ जाता है। और जब ये मोशन में आता है, लेकिन इससे पहले ये क्या था, रेस्ट कंडीशन में था। हम किस पर पीट रहे हैं, हमको क्या, हम किसको पीट रहे हैं, हम गद्दे को पीट रहे हैं, और गद्दे में जो गंदा है, जो डस्ट है, जो धूल कण है, वो क्या कहेगा, भाई तुम रेस्ट कंडीशन में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर फोर्स लग रहा है। क्या, तुम्हारे ऊपर फोर्स लग रहा है, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम चले तुमको छोड़ करके। और डस्ट पार्टिकल सब क्या होता है, गद्दा को छोड़ छोड़ करके भागने लगता है, विरामावस्था में रहने के कारण, विरामावस्था में रहने का सोचता है, और अपने पोजीशन में जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करने के कारण वो गद्दा से जो डस्ट है सब कुछ क्या होता है, छोड़ करके चला जाता है। आप कभी नहा करके निकलते होंगे, ठीक है, जब आप नहा करके निकलते हैं तो तौलिया आप निकालते हैं और तौलिया को दे झाड़न देना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, तौलिया से पानी बाहर निकलने लगता है, उसमें जो पानी होता है वो क्या होता है, बाहर छिटकने लगता है। इस प्रकार से आप कभी झाड़े हैं ना, हाँ आपने झाड़ा होगा। तो क्या होता है, तौलिया के अंदर जो पानी के जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो क्या होता है, स्टैटिक कंडीशन में, रेस्ट अवस्था में, और तौलिया खुद एक रेस्ट अवस्था में रहता है, और हम अपने हाथों से तौलिया को क्या करते हैं, तौलिया को झाड़ना शुरू कर देते हैं। अब जब झाड़ते हैं तो तौलिया आ जाता है किसमें, मोशन में, और उसके अंदर पानी का जो ड्रॉपलेट्स है वो कहता है ना 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 ना, हम अपने पोजीशन में चेंज नहीं करेंगे, हम तो यहां से निकले, और सारा का सारा पानी का ड्रॉपलेट्स बाहर चल जाने लगता है। तो हम सब कुछ करते हैं, फिजिक्स का एप्लीकेशन हर जगह कर रहे हैं। देखिए, कभी आप
आप दूध आपके आपकी ग्लास में आया होगा, तो दूध में चीनी आपने डाला। अब चीनी डाला तो एक चम्मच लेकर के आप दूध को इस तरह से घुमाने लगते हैं ताकि सारा चीनी घुल जाए। अब जब आप चम्मच हटा लेते हैं उसके बाद भी दूध जो है क्या होता है, थोड़ा देर तक घूमते रहता है, थोड़ा देर तक उसमें आप मोशन को देखते होंगे। क्यों? क्योंकि हम उसमें मोशन में ला दिए थे उसको, क्या मोशन में ला दिए थे। अब जब मोशन में ला दिए थे और वो रेस्ट अवस्था में, चूंकि हम छोड़ दिए घुमाना, तो रेस्ट अवस्था में आना चाहेगा, और जब रेस्ट अवस्था में आना चाहेगा तो अपने अवस्था में मोशन से रेस्ट में आने में वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, और अपोज करने के दरमियान थोड़ा देर तक वो घूमते रहेगा कि ना 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 हम ऐसे ही रहेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, हमको और घुमाओ, ठीक है, ए भैया जी, ए भैया साहब, चम्मच थोड़ा सा और घुमा दीजिए, हम ऐसे ही रहेंगे। वो हमको चिल्ला चिल्ला करके बोलता है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं फोर्स लगाना, और धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या होता है, घट जाता है, और वेलोसिटी घट करके वो रेस्ट कंडीशन में चला आता है। तो ये सब क्या है भाई, ये सब है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता के कारण। ये क्यों है? इनर्शिया के कारण। ये क्यों है? बॉडी में पदार्थ का जो गुण है जड़त्व, जो पदार्थ का अपना एक गुण है इनर्शिया, उसके कारण ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। आपने कभी देखा होगा, एक ग्लास आप लिए होंगे, ठीक है, एक ग्लास। अब इस ग्लास में, ग्लास के ऊपर आप एक कार्डबोर्ड रख दीजिए, ठीक है, इस ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दीजिए, और कार्डबोर्ड के ऊपर एक सिक्का रख दिया। एक सिक्का रख करके आप क्या करते हैं, उस पर कार्डबोर्ड पर अचानक से आपको क्या करना है, बहुत सडनली इस पर झटका देना है। सडनली जैसे ही आप झटका देंगे तो ये कार्डबोर्ड क्या होगा, वहां से निकल जाएगा, लेकिन सिक्का जो है वो आपके पानी में गिर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कार्डबोर्ड और सिक्का, कार्डबोर्ड और कॉइन दोनों क्या था, रेस्ट कंडीशन में था। कार्डबोर्ड और कॉइन दोनों क्या था, रेस्ट कंडीशन में था, लेकिन हमने फोर्स किसे दिया, कार्डबोर्ड को दिया। किसे फोर्स दिया, कार्डबोर्ड को। तो कॉइन क्या कहेगा, हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगा है, तो हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप यहां से भागो, हम क्या करेंगे, नीचे गिर जाएंगे, हम नीचे गिर जाएंगे, आप पर फोर्स लगा है, आप जानो। तो यहां से क्या हो गया, ये सारा का सारा जड़त्व के कारण होता है, जड़ता के कारण होता है, ढीठपना के कारण होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण, या फिर आप कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। ये सब सारे के सारे चीजों को हमने देखा। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। देखिए अभी तक हमने जो भी देखा लॉ ऑफ इनर्शिया, तो हमने देखा कि इनर्शिया रेस्ट के कारण, जैसे कि अभी हमने देखा था, कोई ट्री है, रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट से मोशन में लाएं तो जो वहां पर इनर्शिया लग रहा है उसे कह सकते हैं हम लोग इनर्शिया एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है, अगर हम चल रहे हैं कोई बाइक वाइक पर, अचानक से ब्रेक लगाते हैं, अगर बाइक पर चल रहे हैं, अचानक से ब्रेक आपने लगाया, ब्रेक अचानक से लगाते हैं, तो आपका बॉडी क्या होता है, आगे की ओर धक्का, आगे की ओर एक धक्का महसूस करता है ना। तो वो जो है कैसा है, इनर्शिया ऑफ मोशन का, क्योंकि हम मोशन में थे और हमको रोकने का कोशिश किया गया और हम रुकना नहीं चाहते, हम आगे भाग जाते हैं। अगर कभी आप घोड़ा पर चढ़े होंगे और घोड़ा अचानक से टिकलिक 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 चल रहा है और आप कभी लगाम अचानक से घस दिए, तो आप क्या होंगे, आगे की ओर भागना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी मोशन में था, और आपका बॉडी मोशन में रहने के कारण आपने फोर्स लगाया, अचानक से सडन फोर्स लगाने के कारण आपका बॉडी चाहेगा कि वो आगे चल जाए, क्योंकि वो मोशन में था। तो ये सब कुछ इनर्शिया का एग्जांपल है। तो ये हमने देखा इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। आगे देखिए, एक हमने बात किया था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसा कि यहां पर कह सकते हैं दिशा का जड़त्व। जैसे अगर कोई कोई बस है, ठीक है, अगर कोई बस है, क्या बस यहां पर बना दिया जाए क्या? चलिए बना दिया जाता है, चलो। अगर कोई बस है भाई और ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और अचानक से इसे कोई शार्प मोड़ आ जाए, बस में कोई अचानक से शार्प मोड़ आ जाए। अब हम चल रहे हैं, हमारा बॉडी जो है चल रहा है किधर, इधर की ओर, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का आदि हो चुका है, इस डायरेक्शन का जड़त्व उसके अंदर घुस गया है। अब इस डायरेक्शन का भूत घुस गया और अचानक से ड्राइवर क्या करता है, मोड़ पर मोड़ ले लेता है। तो हमारा बॉडी जैसे जैसे मोड़ लेगा वैसे वैसे घूमेगा, और हमारा बॉडी चाहेगा कि जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में जाए, और मोड़ लेने के कारण बॉडी इधर मुड़ने की कोशिश करेगा। तो देखिएगा आप कैसा, आपको एक धक्का लगेगा, आपको एक धक्का लगेगा, जैसे जैसे ही मोड़ पर लगेगा, जैसे जैसे मोड़ हो रहा है वैसे वैसे धक्का आपको जा रहा है। मोड़ ले रहा है इधर और आपका बॉडी भागना चाहेगा इधर, मोड़ ले रहा है इधर, आपका बॉडी भागना चाहेगा इधर। तो उस प्रकार का धक्का आपने महसूस किया होगा, वो दिशा का जड़त्व है। किसी तीक्ष्ण मोड़ पर घूमते हुए बस में बैठे व्यक्तियों का दूसरी ओर धक्का लगना दिशा का जड़त्व है। इफ अ बस इज टर्निंग ऑन अ शार्प टर्न, द पर्सन इन द बस फील्स अ पुश ऑन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने क्या देखा, न्यूटन फर्स्ट लॉ को देखा। अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के द्वारा इनर्शिया देखा। इनर्शिया देखा तो वहां पर जिसका
ज्यादा बॉडी में मास उसका उतना इनर्शिया, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना जड़त्व, और जितना ज्यादा जड़त्व उतना ज्यादा हमें फोर्स लगाना होगा उसके बॉडी में एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन लाने के लिए। तो फोर्स का जो परिभाषा है वो कौन से न्यूटन के कौन से नियम से मिलती है? तो फोर्स का परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता है। लेकिन भाई ये जो लॉ ऑफ फोर्स है, मोमेंटम है, सेकेंड लॉ, तो इसको क्या कहेंगे? तो देखिए परिभाषा आपको बता दिया गया किससे? फर्स्ट लॉ से। लेकिन जो बल का व्याख्या है, जो बल को डिस्क्राइब किया जाता है, बल का एक्सप्लेनेशन, बल का फॉर्मूला, बल का यूनिट, ये सब कुछ आपका सेकेंड लॉ से आता है। और अभी हम लोग देखेंगे बल क्या होता है ये बताया जाता है। बल सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स या फिर लॉ ऑफ फोर्स कहा जाता है या फिर मोमेंटम, उसको पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड, एक टर्म को समझना होगा जिसका नाम है मोमेंटम, जिसे हिंदी में कहा जाता है संवेग। क्या कहा जाता है? संवेग। तो संवेग, जैसा कि नाम में ही छिपा हुआ है वेग, वेग के संग वेलोसिटी के संग, अभी आपने सुना होगा कि इसको थोड़ा सा मोमेंटम मिल जाए तो ये कुछ कर लेगा, इसको अगर थोड़ा सा मोमेंटम मिल जाए, इसको अगर थोड़ा सा पेस मिल जाए, इसको थोड़ा सा वेग मिल जाए, वेलोसिटी मिल जाए, सब एक ही टर्म है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होकर के नाम चेंज हो जाता है। भाई वेग के संग मतलब वेग तो होगा ही होगा, वेलोसिटी तो होगा ही होगा, और वेलोसिटी के संग कौन आ जाए? तो कोई भी बॉडी जब मूवमेंट में होता है, कोई भी बॉडी जब मूवमेंट में होता है, जब वेलोसिटी में होता है, तो बताइए बताइए क्या उस बॉडी का कुछ मास नहीं होगा? अगर कोई बॉडी है, कोई मैटर है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो मास होगा ही होगा। तो मास होगा, तो मास अगर वेग के साथ आपने कंसीडर कर लिया, अगर मास उस बॉडी के वेलोसिटी के साथ अगर उस बॉडी का मास भी कंसीडर कर लिया, तो आप कहेंगे उसका मोमेंटम के बारे में आप बात कर रहे हैं। क्या आप उसके मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में? मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी गतिशील वस्तु का, याद रहेगा कि वेग है तो वेलोसिटी होगा ही होगा, और वेलोसिटी है तो मोशन है तो गतिशील कह सकते हैं। तो किसी भी गतिशील वस्तु, और वस्तु है तो मास होगा, तो वेग के संग वेलोसिटी के संग अगर आपने मास को कंसीडर किया, तो आप क्या कह रहे हैं? संवेग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संवेग कह रहे हैं। तो किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास व वेलोसिटी, वेग का गुणनफल ही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। मोमेंटम कहलाता है संवेग, यानी कि वेग के संग वेलोसिटी के संग मास, मतलब हो गया आपका मोमेंटम। वेलोसिटी, मास का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो हम कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट किसका हो गया? आपका मोमेंटम का हो गया। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो केजी के लिए हम क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं, मीटर के लिए एल लिखते हैं, और बटे अगर टी करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, हमने इसके बारे में आपको लिखना सिखाया है, ऊपर चला जाएगा एम एल टी माइनस वन। इस प्रकार का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। देखिए अगर किसी बॉडी का मोमेंटम जीरो हो जाए, अगर किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो हो जाए, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि वो बॉडी क्या हो गया? रेस्ट में आ गया, वो स्थिर अवस्था में आ गया, विरामावस्था में आ गया। क्योंकि मोमेंटम जीरो तो इसका मतलब है वेलोसिटी जीरो। मास तो जीरो नहीं होगा, मास तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ, तो मास जीरो नहीं, लेकिन वेलोसिटी, मोमेंटम जीरो तो वेलोसिटी जीरो तो वस्तु स्थिर अवस्था में, रेस्ट में आ गया। ठीक है, हम यहां पर ये जानते हैं कि मोमेंटम क्या है? वेलोसिटी के साथ आता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। और मोमेंटम को अगर आपको चेंज करना है तो इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज करना होगा, क्योंकि मोमेंटम जो डिपेंड करता है वो डायरेक्शन पर और मैग्नीट्यूड दोनों पर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी यही होता है। अगर वेलोसिटी बढ़ा, अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, क्योंकि मोमेंटम संवेग के संग, और मोमेंटम घनिष्ठ मित्र है किसका? वेलोसिटी का। वेलोसिटी बढ़ेगा भैया, वेग बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा, अगर वेलोसिटी घटा, एक मिनट, अगर वेलोसिटी घटा तो मोमेंटम भी घटेगा। तो ये हम लोग देख लिए। देखिए मोमेंटम के बारे में। अब मोमेंटम के बाद एक टर्म आता है जिसका नाम होता है इंपल्स, आवेग। क्या होता है? इंपल्स। देखिए मोमेंटम, देखिए सब चीज एक ही है, बस समझ का फेर है, और थोड़ा थोड़ा टर्म में चेंज, कॉन्सेप्ट में चेंज होकर के नाम चेंज हो जाता है। इंपल्स के बारे में आपने सुना होगा, आवेग के बारे में सुना होगा। तो संवेग जो था हम लोगों ने अभी देखा, संवेग बराबर एम भी, यानी कि कोई बॉडी है उसका मास होगा, और वो अगर गतिशील अवस्था में आ जाए, अगर कोई बॉडी का मास होगा ही होगा, और वो जब गतिशील अवस्था में आ जाए और दोनों को कंसीडर किया जाए, मास भी
होगा और उसके वेलोसिटी को भी कंसीडर किया जाए तो कहेंगे कि उसका मोमेंटम है। और वेलोसिटी में चेंज होगा तो मोमेंटम में भी चेंज होगा। मान लिया कि कोई बॉडी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और अचानक से वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगा, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, उसका मास भी अगर कंसीडर कर लिए 10 किलो और यहाँ पर 10 किलोग्राम है, तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो उसके मोमेंटम में भी चेंज हो रहा है। और अगर मोमेंटम में चेंज हुआ, संवेग में जो परिवर्तन होता है, इसी को कहा जाता है इंपल्स। इसके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे इसको, थोड़ा सा आसान भाषा में, देसी भाषा में इसको समझिए कि इंपल्स क्या होता है। जैसा कि संवेग आपने देखा कि संवेग का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी के साथ अगर मास को कंसीडर कर लिया जाए तो वो संवेग है। वेलोसिटी का मतलब गतिशील अवस्था में, वेग में है कोई चीज, कुछ भी उसके पास मोशन हो सकता है, कितना भी मोशन हो सकता है। तो संवेग में अगर परिवर्तन हो जाए, अगर संवेग में परिवर्तन को देखा जाए तो वो किसके बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा, आवेग के बराबर, इंपल्स के बराबर। संवेग में परिवर्तन क्या है, आवेग के बराबर, इंपल्स के बराबर। याद रखिएगा, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको समझते हैं देसी भाषा में। इंपल्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा फोर्स, अगर कोई बहुत ज़्यादा फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए कोई फोर्स अगर आपके ऊपर लग जाए, बहुत कम समय के लिए, क्या हो, बहुत कम समय के लिए, समय बहुत कम लगे और फोर्स थोड़ा ज़्यादा लग जाए, तो वो कहलाता है इम्पल्स। मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए अगर कोई फोर्स आपके ऊपर लग जाए तो वो है इम्पल्स। जैसे कि अगर कोई आपको एक सड़ाक ले, क्या करे, झन्नाटेदार चमाटा आपके गाल पर लगा दे, क्या करे, अगर सड़ाक ले झन्नाटेदार चमाटा आपके ऊपर लगा दे, तो आप क्या कहेंगे कि वो है इंपल्स। उतना इंपल्स से आपको वहां पीटा गया, तो आपको कैसा फील होता है, बहुत ज्यादा फोर्स अचानक से अगर कोई यहां से आया कुछ वेलोसिटी के साथ, वो क्या किया, अपना कुछ मोमेंटम बनाया, वो क्या किया, अपने हाथ का, अगर कोई आपके बगल में आकर के एकदम थोड़ा सा प्यार से छू दे, प्यार से पुचकार दे, तो आपको फोर्स नहीं लगेगा, आपको फोर्स नहीं लगेगा, आपको चोट नहीं लगेगा। लेकिन वही आदमी हाथ खींच के थोड़ा मोमेंटम बनाए, थोड़ा वेलोसिटी में आए और वेलोसिटी से आकर के, इस वेलोसिटी से आकर के आपके गाल तक आकर के जो वेलोसिटी को आकर के जीरो कर दे, तो क्या होगा, यहां पर जो वेलोसिटी उसका होगा और आपके गाल तक आने में जो ये क्या किया, संवेग में परिवर्तन आपके गाल पर आया और संवेग में परिवर्तन वो क्या किया, जीरो कर दिया शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो वो वहां पर फोर्स बहुत ज्यादा लगा और आपको चोट बहुत तगड़ा लगता है। जब कोई बैट्समैन अपने बैट्समैन क्या करता है, बॉल पे हिट करता है, तो वहां पर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो क्या करता है, उस पर फोर्स लगाता है, वो भी इंपल्स है। अगर कोई जो कैच फील्डर है वो कैच लेता है बॉल को, तो वहां पर भी संवेग लगता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहां से इसका मतलब समझिए कि जो संवेग में परिवर्तन होता है उसी को आप क्या कहेंगे, इंपल्स कहेंगे। संवेग में परिवर्तन वही आपका इंपल्स क्या है, वही आपका इंपल्स है। संवेग में परिवर्तन, मान लिया कि कोई बॉडी है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई और अचानक से आकर के आपके गाल पर वो जीरो हो गई, तो यहां पर 100 किलोमीटर प्रति इसका कुछ मोमेंटम था और यहां पर आकर के मोमेंटम जीरो कर दिया, तो यहां से यहां जो संवेग में परिवर्तन हुआ, तो ये क्या है, संवेग में परिवर्तन। और जो शॉर्ट टाइम अगर लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, बहुत तगड़ा फोर्स आपके ऊपर लगेगा, तो संवेग में परिवर्तन इंपल्स के बराबर। तो यहां हम इसको क्या कह सकते हैं, आई बराबर इंपल्स बराबर डेल पी। और चेंज या परिवर्तन का कोई यूनिट होता है क्या, कोई यूनिट नहीं। तो संवेग किस पर डिपेंडेंट है, इंपल्स पर, तो इसका भी यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, मोमेंटम के जैसा ही होगा। मोमेंटम का यूनिट होता है केजी, मीटर पर सेकेंड, अभी हमने देखा था। तो संवेग का यूनिट भी होगा, आवेग का यूनिट भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। आवेग क्या है, संवेग परिवर्तन के बराबर। और एक इसका फॉर्मूला और होता है कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो फोर्स लगता है वही आपका क्या है, वो वही आपका इंपल्स है। तो F इंटू टी बराबर हम लोग डेल पी भी लिख सकते हैं और इससे एक यूनिट हम यहां से निकाल सकते हैं संवेग का, आवेग का, इंपल्स का, न्यूटन सेकेंड। तो याद रखिएगा इंपल्स का दो यूनिट, एक तो केजी मीटर पर सेकेंड, और अगर आपको ये कह दिया जाए कि न्यूटन सेकेंड, मतलब फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लग रहा है, तो ये भी क्या है, इंपल्स का यूनिट है। F इंटू टी बराबर डेल पी, संवेग में परिवर्तन। यहां से हम एक और चीज कर सकते हैं, यहां देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं P बराबर मोमेंटम बराबर एम भी, मोमेंटम बराबर एम भी, और संवेग में परिवर्तन यानी कि संवेग पहले क्या था, कुछ वेलोसिटी सा था, P2 से हम लेके गए P1 तक, तो जो संवेग में परिवर्तन हुआ एम वी टू माइनस वी वन, एम वी टू माइनस वी वन हो गया। यहाँ से इंपल्स बराबर हम जानते हैं संवेग में परिवर्तन। और अगर ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई और भाग कर दिया जाए, तो आपको क्या मिलेगा, एम
और संवेग में परिवर्तन जो है v2, चूंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा तो ये बाहर आ गया, और v2 माइनस v1 संवेग में परिवर्तन तो वेलोसिटी में चेंज, और अगर t से डिवाइड कर दिया जाए और गुना कर दिया जाए तो बात बराबर है। तो हम जानते हैं, ये देखिए v2 माइनस v1, तो वेलोसिटी में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, आप लोग जानते हैं, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और एम ए इंटू टी। तो हम लोग आगे देखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। तो ये हो गया आपका एम ए से फोर्स और टाइम तो टाइम, तो यहां से हम ये भी निकाल लिए कि इंपल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू टाइम, और हम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन भी इंपल्स होता है। और याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है बहुत कम समय के लिए, वो बहुत तगड़ा फोर्स लगता है। बहुत कम समय के लिए जो फोर्स लगता है, तगड़ा फोर्स लगता है, तो इसका मतलब है कि वहां फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, चोट ज्यादा लगेगा, डैमेज ज्यादा होगा। तो यहां अगर आपको इंपल्स कम करना है, देखिए इंपल्स जो लगना है वो तो लगेगा, कांस्टेंट लगेगा आपके ऊपर। तो अगर आपको ये फोर्स कम करना है, क्योंकि इसी फोर्स के कारण आपको चोट लगता है, आपको डैमेज होता है, आप घायल होते हैं, तो इस फोर्स को अगर आपको कम करना है तो टाइम क्या करना होगा, क्योंकि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, तभी फोर्स क्या लगता है, बहुत तगड़ा लगता है। तो अगर आप टाइम को बढ़ा दें, अगर आप टाइम को बढ़ा दें तो फोर्स क्या होगा, खुद ब खुद कम हो जाएगा। अगर आप टाइम को बढ़ा दें तो फोर्स आपका कम हो जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा मिटा लिया जाए, ठीक है। तो इंपल्स बराबर हमने क्या देखा, इंपल्स बराबर हमने देखा संवेग में परिवर्तन, और वही आपका हो जाता है फोर्स इनटू टाइम। और अगर आपको इंपल्स कम चाहिए, अगर आपको फोर्स का इंटेंसिटी कम चाहिए, चोट कम चाहिए, घायल आप कम होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको टाइम को बढ़ाना होगा, क्योंकि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लगता है तभी फोर्स ज़्यादा लगता है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप किसी काम को कम समय में कर दे तो आपके पास बल ज़्यादा है, और अगर आप किसी काम को करने में ज़्यादा समय लेते हैं तो आपके पास बल कम है। जैसा कि आपको आम बोलचाल में भी बोला जाता है कि तुम्हारे पास देखते हैं कितना पावर है, तुम इसको कितना जल्दी कर लेता है। तो अगर जल्दी, जल्दी का मतलब पावरफुल, जल्दी अगर कोई काम आप कर रहे हैं, कोई काम अगर कम कम काम करने में आपको, आप जल्दी कर रहे हैं, तो आपके पास बल क्या है, ज़्यादा है। अगर आप 20 केजी का सामान उठा करके, 20 केजी का सामान उठा करके जल्दी 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 उठा के फेंक दे रहे हैं, तो आपके अंदर क्या है, फोर्स ज़्यादा है, आपके अंदर बल ज़्यादा है। तो ये कहा जाता है ना आम बोलचाल में, तो जल्दी अगर टाइम आप कम ले रहे हैं तो फोर्स ज़्यादा है, अगर टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो फोर्स कम है। सीधा सा मतलब यहाँ पे यही हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको फोर्स का इंटेंसिटी कम चाहिए तो आपको क्या करना होगा, अपना टाइम को बढ़ाना होगा, अपना टाइम में चेंज जो है उसको बढ़ाना होगा। अगर आप ये कर लिए तो आपको फोर्स कम लगेगा, आपको चोट कम लगेगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो इंपल्स के बारे में हमने देख लिया। सेकेंड लॉ क्या कहता है, तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि किसी भी गतिशील वस्तु, जैसा कि अभी देखे थे, किसी गतिशील वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, अभी देखे हमने कि अभी हमने देखा कि संवेग में परिवर्तन क्या होता है, इंपल्स होता है। और अगर इंपल्स में, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। क्या होता है, उस पर आरोपित बल के। तो फोर्स क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर, फोर्स क्या है, सेकेंड लॉ ये बताता है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संवेग में परिवर्तन की दर। और डीपी बाई डी टी, अगर आपको दर निकालना है, रेट निकालना है, तो आपको टाइम से, टाइम के रेस्पेक्ट में देखना होगा। तो फोर्स क्या है, न्यूटन साहब ने बताया फोर्स क्या है, तो फोर्स है संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन डेल पी, और दर अगर निकालना है तो रेट टाइम से चेंज कर रेस्पेक्ट में देखना होगा। तो डेल पी बाई डेल टी, यही बताया है न्यूटन साहब ने अपने सेकेंड लॉ में। तो इंपल्स तो हम लोगों ने देख लिया था कि इंपल्स क्या होता है। तो यहां से यही है कि जो फोर्स है, जो फोर्स है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स, डायरेक्टली, इसका पेन चेंज करते हैं तो दिखाई देगा। चलिए, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। अच्छा, यहां से हम देखते हैं कि अगर यहां से फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो उसके बदले जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो कांस्टेंट वन ही आता है। इसीलिए हम इसको ये कह सकते हैं डेल पी बाई डी टी। फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, या फिर संवेग में परिवर्तन की दर है। हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है, पी बराबर एम भी होता है। और यहां से हम इसको लिख सकते हैं, यहां से हम इसको लिख सकते हैं, यहां चेंज करना होगा पेन। हाँ, यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो पी, डेल पी है, इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है तो मास आ जाएगा और डेल वी आ जाएगा, एम डेल वी। इसको हम लिख सकते हैं डेल पी को एम डेल वी। तो यहां से क्या होगा, एम डेल वी बाई डी टी, एम बाहर आ गया और डेल वी मतलब रेट
चेंज इन वेलोसिटी, तो v2 माइनस v1 नीचे डेल टी है, और हम जानते हैं कि डेल v बाय डेल टी यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी में वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो या तो एक्सेलरेट होगा या डी एक्सेलरेट होगा, लेकिन एक्सेलरेशन होगा। वेग में परिवर्तन, अगर वेग कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी कम हो रहा है तो डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा, वेग अगर बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पर है कि वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहां क्या निकल गया हमारा कि m डेल वी बाय डेल टी और ये इसके बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से निकल गया फोर्स बराबर m इंटू ए, फोर्स बराबर m इंटू ए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसका जो एक्सेलरेशन है और उसके मास का अगर आप गुणनफल कर देंगे तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है ये आपका निकल जाएगा। तो यही बताया सेकेंड लॉ में, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। याद हो गया होगा। और यहां से क्या पता चला कि फोर्स का डेफिनेशन तो हमको मिल गया था न्यूटन फर्स्ट लॉ से, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला यानी कि एफ बराबर एम ए, फोर्स का यूनिट कैसे निकालेंगे? मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट किससे निकला? तो आपके न्यूटन सेकेंड लॉ से निकला। फॉर्मूला कहां से पता चला? न्यूटन सेकेंड लॉ से पता चला। फोर्स का एक्सप्लेनेशन कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर होता है, वो सब कहां से पता चला? तो सेकेंड लॉ से पता चला। तो ये हम लोगों ने देख लिया। यहां से हम ये भी कर सकते हैं कि फोर्स जैसा कि अभी हमने देखा डेल पी बाय डेल टी होता है। क्या होता है? डेल पी बाय डेल टी होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल पी बाय डेल टी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं डेल पी बराबर एफ इंटू डेल टी, जैसा कि अभी हमने देखा था। इंपल्स बराबर होता है संवेग में परिवर्तन, और संवेग में इंपल्स बराबर हम एफ इंटू डेल टी भी कर सकते हैं, एफ इंटू डेल टी। तो यहां से भी निकल गया हमारा सेकेंड लॉ से भी कि डेल टी बराबर एफ इंटू डेल टी। जब इसको ऊपर लेकर के चले जाएंगे तो फोर्स इंटू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर टाइम में जो चेंज हो रहा है उसको अगर मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो संवेग में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। और संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? आवेग के बराबर होता है। और संवेग में परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, एक एक बात है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है? तो ये सब ध्यान रखिएगा। संवेग में परिवर्तन किसके बराबर? आवेग के बराबर, इंपल्स के बराबर। और संवेग में परिवर्तन डेल पी बराबर क्या देखा हमने? हमने देखा डेल पी बराबर डेल टी, एफ इंटू डेल टी, एफ इंटू डेल टी, एफ टी कर सकते हैं। तो यहां से हम ये कर सकते हैं कि अगर संवेग में परिवर्तन इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी, ये क्या है? ये आपका इंपल्स है। इंपल्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, कम समय के लिए, कम समय के लिए अगर लगेगा किसी पर फोर्स तो ज्यादा लगेगा। अगर हमको इस इंपल्स को कम करना है, अगर हमको इस इंपल्स को कम करना है तो आपको क्या करना होगा? संवेग में जो आपका परिवर्तन हो रहा है, जो आपका संवेग में परिवर्तन हो रहा है उसमें क्या करना होगा? टाइम को, जो टाइम आपका लग रहा है उस टाइम को बढ़ा दीजिए। अगर आप टाइम को बढ़ा देंगे तो आपका फोर्स धीरे धीरे खुद ब खुद कम हो जाएगा। क्या होगा? आपके ऊपर जो फोर्स का इंटेंसिटी, जो बल का इंटेंसिटी ज्यादा लग रहा था वो आपका खुद ब खुद कम हो जाएगा। यहां से हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लिया कि आपको कोई आदमी चाटा मारता है, तो चाटा मारने के लिए वो जब हाथ आगे लेके जाता है तो कुछ वेलोसिटी वो गेन करता है, और वो जब वेलोसिटी गेन करता है और आपके गाल पर वो वेलोसिटी आकर के जीरो हो जाता है, तो यहां पर उसका कुछ मोमेंटम था P2, और यहां पर आया P1, यहां पर जीरो हो गया। P2 पर मान लिया कि 100 किलोमीटर, 100 केजी मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से वो क्या करता है? मोमेंटम से वो आता है और आपके गाल पर आकर के वो जीरो कर देता है अपना मोमेंटम। तो मोमेंटम में जो परिवर्तन हुआ, अगर एकदम सडन परिवर्तन हो जाए, एकदम टाइम उसको कम लगे, बहुत कम टाइम लगे, तो क्या होगा? तुरंत अगर आए और यहां पर आपका गाल एकदम उसके चमाटे पर, उसके तमाचा जो तमाचा देता है वो तुरंत आकर के वहीं पर आपका संवेग परिवर्तन जो है 100 से तुरंत अगर जीरो हो जाए तो उसको टाइम क्या लगा? बहुत कम लगा। और अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। फोर्स ज्यादा लगेगा और आपको चोट ज्यादा लगेगा। और आप यहां पर समझिए कि आप दिमाग भी लगाते होंगे बचपन में कि आपको जब कोई मारता है, जब कोई आपको मारता था, भैया, दादा, चाचा, नाना, पापा, जब आपको मारता था तो आपको जैसे ही वो चमाटा या फिर ये करने के लिए तो आप क्या करते थे? पीछे हट जाते थे। और अगर आप पीछे हट जाते थे तो उसका जो मोमेंटम, मोमेंटम में जो परिवर्तन होता था, जो मोमेंटम में परिवर्तन होता था, परिवर्तन होने में आप क्या करते थे? टाइम को बढ़ा देते थे। टाइम जो है उसमें ज़्यादा ले लेते थे, और टाइम ज़्यादा ले लेते थे तो फोर्स कम हो जाता था। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लिया कि 80 जो है केजी मीटर पर सेकेंड, 80 केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम जो है
मोमेंटम से कोई आदमी 80 मीटर पर सेकंड मोमेंटम से वो क्या करता है, वो अपने हाथ को उठाता है और वो लेकर के जाता है कहाँ तक मोमेंटम में परिवर्तन होगा, गाल तक। तो 80 से 0 मोमेंटम में परिवर्तन, गाल पर 0 कर देगा, वो अपना मोमेंटम को 0 कर देगा, तो मोमेंटम में परिवर्तन कितना हुआ, 80 हुआ। तो फोर्स अगर टाइम जो है 1 सेकेंड का लगता है, तो फोर्स आपको कितना का लगेगा, 80 का ही लगेगा। टाइम अगर 1 सेकेंड में ही आके आपका मोमेंटम में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन अगर 1 सेकेंड में ही संवेग में परिवर्तन वो 0 कर दे, मतलब 80 से 0 कहां तक आना है, संवेग में परिवर्तन उसको 0 करना है, 80 से लेकर के 0, और आपके गाल पर आकर के 1 सेकेंड में ही वो अपने परिवर्तन 0 कर दे, संवेग में परिवर्तन, तो फोर्स कितने का लगेगा, 80 का। अगर आपको फोर्स कम करना है तो आप क्या करें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं। तो आप थोड़ा सा जैसे ही पीछे चले जाएंगे तो उसका परिवर्तन में चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप 2 सेकेंड का टाइम ले लेते हैं तो फोर्स का इंटेंसिटी क्या होगा, 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको चोट कम लगेगा। अगर और आप थोड़ा सा तेज हैं तो आप क्या करेंगे, 4 सेकेंड का टाइम ले लेंगे। ठीक है, 4 सेकेंड का टाइम और थोड़ा पीछे हट जाएंगे। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, अपने पीछे शरीर पीछे कर लेते थे, जैसे ही आपको मार लगता था अपना गाल पीछे। अब जब गाल पीछे, तो उसका संवेग में परिवर्तन होने का दर जो था, 0 होने का दर, संवेग में परिवर्तन 0 होने का जो दर था, उसमें टाइम आपने क्या किया, इलेप्स कर लिया, टाइम थोड़ा सा आपने ज्यादा ले लिया, और टाइम ज्यादा ले लिया तो आपको क्या हो गया, जो फोर्स है, फोर्स का इंटेंसिटी कम झेलना पड़ता था, 20 हो गया। अगर आप और थोड़ा तेज हैं और थोड़ा पीछे हट गए, 8 सेकेंड का टाइम, अगर आप संवेग में परिवर्तन होने के लिए 8 सेकेंड का टाइम ले लिए, तो आपको फोर्स कितने का लगेगा, 10 न्यूटन का ही लगेगा, और आपको सबसे कम चोट लगेगा इसमें। वरन अगर एक ही सेकेंड में वो आपका गाल पे तमाचा लगा दिए, मतलब 1 सेकेंड में एकदम कम टाइम में आपके गाल पर तमाचा लगा दे, आपको मतलब संभलने का मौका नहीं मिले, तो आपको 80 न्यूटन का फोर्स लगता, और फोर्स लगता इतना तो तगड़ा चोट लगता। तो यहां से समझ लीजिए, टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, और टाइम ज्यादा, टाइम अगर आपने ज्यादा ले लिया, मतलब संवेग में परिवर्तन इंपल्स को कम करना है, तो संवेग में परिवर्तन होने की दर के लिए आपको टाइम बढ़ाना होगा। आपको जो टाइम में चेंज हो रहा है, जो संवेग में परिवर्तन 0 हो रहा है, उसको आपको टाइम बढ़ा दिए तो आपको फोर्स कम लगेगा। समय ज्यादा, टाइम ज्यादा, तो बल कम। जैसा कि मैंने पहले भी उदाहरण से समझाया कि अगर आप किसी की चीज को करने में समय ज्यादा ले रहे हैं तो आप क्या है, फोर्स आपके पास कम है। अगर आप समय कम ले रहे हैं तो फोर्स आपके पास ज्यादा है। इसका कुछ एग्जांपल हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉक्सर है, दो बॉक्सर के बीच में लड़ाई चल रहा है, दो बॉक्सर के बीच में लड़ाई चल रहा है, ठीक है, ये दो बॉक्सर है और इसके बीच में लड़ाई चल रहा है। ये अपना पंच कुछ वेलोसिटी, कुछ मोमेंटम बना करके पीछे से एक पंच इसके थोबड़े पर लगा देता है। तो क्या करता है, जो ये बॉक्सर है वो थोड़ा सा अपना थोबड़ा पीछे करता है। अगर ये थोबड़ा अगर पीछे नहीं करे और ये अपना संवेग में जो इसका परिवर्तन था, मान लिया यहां से कुछ मोमेंटम बनाया और इसके मुंह पर, इसके थोबड़े पर ये जो घुसा है, ये जो मुक्का है, ये तुरंत ला करके कोई समय में, एकदम समय बहुत कम लग गया, मतलब उसका परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन होने का दर जो है उसको बहुत कम समय लगा। मतलब एक घुसा जैसे मारे वैसे ही उसका गाल मेरे मुंह, उसका हाथ पे पड़ गया, तो क्या समय नहीं मिला और समय बहुत कम लगेगा, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर इस संवेग में परिवर्तन होने के लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे अपना सर कर ले, तो क्या होगा, उसको जो संवेग में परिवर्तन होने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम हो लगेगा, और फोर्स कम लगेगा तो चोट कम लगेगा। और यहाँ पर जो बॉक्सर पीछे हटता है वो भी इस बात को जानता है कि इंपल्स कम लगना है, फोर्स का इंटेंसिटी कम लगना है, तो इसको क्या करना होगा, जो संवेग में इसका मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, इसके लिए हमको थोड़ा टाइम इलेप्स ज़्यादा करना होगा। क्या करना होगा, टाइम इलेप्स ज़्यादा करना होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेंगे तो फोर्स हमें कम लगेगा, चोट कम लगेगा। जैसे कि कोई ऊंचा जगह से आदमी कोई कूदता है, तो अगर वो कूदे और अगर कूदने के बाद कोई जमीन पर एकदम डायरेक्ट कूद जाए, जहां पर अगर मार्बल वार्बल का जमीन है, कोई एक मार्बल का जमीन है, ठीक है, मार्बल वाला पूरा एकदम पॉलिश्ड है, मार्बल्स पर आकर के बहुत ऊंचे ये से जो है चिंटू कूद गया। अब जब ये कूदेगा तो चिंटू को अचानक से यहाँ से आएगा, कुछ इसके पास यहाँ से मोमेंटम होगा, और मोमेंटम आएगा 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 आएगा, और धरती पर जैसे ही सटा तो यहाँ पर पड़ाक ले आके क्या होगा, मोमेंटम इसका 0 हो जाएगा। तो मोमेंटम में जो परिवर्तन हुआ, ठीक है, यहां पर आने के बाद सट ले इसको, यहां कुछ टाइम नहीं मिला, मतलब उतना ज्यादा टाइम लगा ही नहीं इसके मोमेंटम में चेंज होने में, और यहां पर आकर के वो एकदम पड़ाक ले गिर जाएगा, तो उसका हाथ पैर
सर सब फूट सकता है, लेकिन अगर यहीं पर कोई बालू रख दिया जाए, ठीक है, बालू रख दिया जाए और ये ऊपर से कूदे तो क्या होगा? ये यहां पर कूदेगा तो जरूर, लेकिन मोमेंटम में चेंज होने में, जीरो होने में यहां पर आएगा। जो फर्श था मार्बल वाला, वहां मोमेंटम चेंज एकदम तुरंत हो जाएगा, जीरो उसका वेलोसिटी तुरंत हो जाएगा, वेलोसिटी उसका तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर वह रेत पर गिरेगा, अगर बालू पर गिरेगा, तो यहां पर गिरने के बाद इसका वेलोसिटी तुरंत जीरो नहीं होगा, ये धीरे 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 थोड़ा धसेगा, जब बालू में थोड़ा सा धसेगा अंदर तक, और इसका जो वेलोसिटी में जीरो जो है यहां पर नहीं होकर के वेलोसिटी जीरो, यहां पर वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है, थोड़ा सा अंदर वेलोसिटी जीरो होगा। तो इसको क्या हुआ? टाइम ज्यादा मिल गया, और टाइम ज्यादा मिलेगा तो फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगा। इसीलिए देखिएगा आप कभी कि जब कोई ऊंचे से कूदता है या ऊंची कूद या लंबी कूद करता है तो क्या करता है? वहां पर बालू वगैरह बिछा देता है। क्यों भैया? वहां पर सीमेंटेड गारा से काहे नहीं मार्बल वार्बल लगा के? क्योंकि वहां अगर ऐसे कर दिया तो गोड़ हाथ टूट जाएगा। और गोड़ हाथ कैसे टूटता है? कि जो मोमेंटम वो जो पाया है, अचानक से जैसे ही फर्श पर गिरेगा तो मोमेंटम में जीरो उसका तुरंत हो जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा, टाइम बहुत कम लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा और उसको चोट बहुत तगड़ा लगेगा। आप कभी सर्कस में देखते होंगे, सर्कस में जब कोई वो जो करतब करने वाला होता है उछलता है तो उसके नीचे जाल या कुछ ऐसा करके लगा दिया जाता है, ठीक है। क्यों लगाता है भाई? क्यों लगाता है? वहां जाल वगैरह, वो जमीन डायरेक्ट क्यों नहीं छोड़ देता ऊपर से कूदने के? क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे कूदेगा तो जैसे ही इस जाल पे आएगा तो जाल पर आने के बाद इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है क्या? यही आके रुक जाता है? नहीं, इसका जो मोमेंटम में चेंज होने में कुछ टाइम ये ले लेता है। अगर यहां पर कोई ऐसे ही लोहा का या स्टील का कुछ चदरा रहता तो मोमेंटम में इसका चेंज क्या होता? जीरो एकदम तुरंत हो जाता। वेलोसिटी ऊपर से आ रहा है कुछ वेलोसिटी लेके, और वेलोसिटी यहां पर जैसे ही सरफेस पर पड़ा उसका वेलोसिटी जीरो तुरंत। और अगर वेलोसिटी जीरो तुरंत तो मोमेंटम में चेंज तुरंत, टाइम मतलब बहुत कम लगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यहां पर अगर कोई जाल लगा दिया जाए, जाल लगाएगा तो ये जाल पर कूदेगा और जाल थोड़ा सा नीचे धसेगा, और नीचे धसेगा तो टाइम इसको थोड़ा ज्यादा मिल गया, टाइम ज्यादा मिल गया मोमेंटम में चेंज होने में, तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है, टाइम ज्यादा मिलेगा तो फोर्स कम लगेगा। तो ये सब कुछ इंपल्स को कम करने के, फोर्स को कम करने के क्या बोलते हैं, तरकीब है, जिससे कि हमको चोट कम लगता है। अगर यहां से देखिए, जैसे कि अगर आपको फोर्स ज्यादा चाहिए, फोर्स ज्यादा चाहिए, ज्यादा का फोर्स अगर चाहिए तो आपको क्या करना होगा? बहुत तेजी से, ताकि टाइम जो एकदम कम से कम लगे, अगर उस तरह से आप किसी चीज पर मार देते हैं तो आपका काम हो जाता है। कोई कुल्हाड़ी से अगर आदमी कोई लकड़ी काटता है तो भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसे इंपल्स के बारे में पता है, उसे इंपल्स के बारे में, इंपल्सिव फोर्स के बारे में पता है। वो जो तगड़ा फोर्स अगर उसे लगाना है तो उसको टाइम क्या करना होगा? बहुत कम लगाना होगा। अगर टाइम बहुत कम लगा तो फोर्स क्या होगा? बहुत तगड़ा लगेगा। अगर कुल्हाड़ी से कोई लकड़ी काट रहा है और एकदम स्लो मोशन में काट रहा है, धीरे धीरे ये डिजिट, तो उस तरह से काटेगा तो बताइए कुल्हाड़ी से लकड़ी कभी कटेगा? फोर्स उस प्रकार से उस पर इंपोज हो पाएगा? नहीं। तो कुल्हाड़ी से अगर लकड़ी काटता है तो हाँ हाँ करके लकड़ी जो है कुल्हाड़ी से काटता है, और वो इसीलिए क्योंकि टाइम कम लगे, फोर्स ज्यादा लगे, ठीक है। जैसे कि दीवार में अगर आप कील ठोकते हैं, ठीक है, दीवार में अगर आप कील ठोकते हैं और कील में एकदम धीरे धीरे प्यार प्यार से अगर मारेंगे, टाइम एकदम ले लेके मारेंगे, टाइम अगर ले लेके मारेंगे तो फोर्स उस पर लगेगा ही नहीं, इंपल्सिव फोर्स लगेगा ही नहीं, और इंपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा तो कांटी घुसेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि कील अगर घुसाना है आपको तो टाइम आपको क्या करना होगा? एकदम कम लेना होगा। तो इंपल्स का यही सब मतलब है, टाइम कम, फोर्स ज्यादा, टाइम ज्यादा, फोर्स कम लगेगा। चोट से बचना है तो आप टाइम लगाइए, चोट से नहीं बचना है, कोई काम जल्दी करना है तो टाइम लगाइए। जैसे देखिए क्रिकेट में इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि क्रिकेट में जब फील्डर कैच करते समय अपने हाथ पीछे खींचता है, फील्डर इन क्रिकेट पुल्स बैक हिज हैंड्स आफ्टर कैचिंग द शॉट। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जैसे कोई अगर फील्डर है, अगर फील्डर अगर कोई है और अपने हाथ में बॉल आया 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 और वो अपने हाथ को पीछे करता है, क्यों करता है? अपने हाथ को पीछे क्यों करता है? कि अगर यहां से बॉल के पास अपना कुछ मोमेंटम होगा, बॉल के पास अपना कुछ मोमेंटम होगा, ये आया 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 और इसके हाथ पर आकर के ये वहीं पर अगर हाथ रोक दे तो क्या होगा? इस बॉल का वेलोसिटी यहीं पर आकर के जीरो हो जाएगा, और वेलोसिटी यहीं जीरो हो जाएगा तो जो मोमेंटम में चेंज था, जो मोमेंटम में चेंज था, मतलब मान लिया कि 80 के रफ्तार से आ रहा है और वेलोसिटी एकदम जीरो हो जाए उसके हाथ पर आकर के तुरंत,
टाइम लगा नहीं, टाइम बहुत कम लगा, तो इसका मतलब फोर्स बहुत तगड़ा लगेगा और इस प्रकार का फोर्स लगेगा कि उसका हाथ का पिछड़ा पिछड़ा उड़ जाएगा, हाथ का उंगली फट सकता है, उसमें मतलब फूल सकता है। इस प्रकार से आप देखते होंगे कि खिलाड़ी वगैरह का हाथ वगैरह टूटते उठते रहता है, जो फटते रहता है। ये क्यों फटता है? तो कभी कभी खिलाड़ी के पास बॉल जो अचानक से आकर के हाथ में सट जाता है और अचानक से आया, वेलोसिटी एकदम सडन जीरो हो जाता है और सडन जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम में चेंज, सडन जीरो, टाइम एकदम कम लगा, फोर्स ज्यादा लगता है। तो अगर आपको फोर्स कम करना है तो यहां से क्या करें, अपना हाथ को खींचे और हाथ को खींचे करेंगे तो क्या होगा, मोमेंटम में जो चेंज है, मोमेंटम में चेंज करने में, जीरो करने में, वेलोसिटी को जीरो करने में उसको टाइम मिल जाएगा और टाइम मिल जाएगा तो फोर्स कम लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगा। तो मोमेंटम को जीरो करने में टाइम लगाना ही क्या कहलाता, लगाने के लिए मोमेंटम को जीरो करने में जो टाइम लगाता है, टाइम ज्यादा लगता है तो फोर्स उसको कम लगता है खिलाड़ी को, तो इसीलिए ऐसा करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मोमेंटम का ही इस प्रकार से, इंपल्स का, कि दो कार है, दो कार अगर इस प्रकार से, एक कार आ रही है v1 वेलोसिटी से तो इसके पास अपना कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है, ठीक है, कुछ मोमेंटम होगा और ये कार से आकर के टक्कर मार दिया, ये कार को आकर के टक्कर मार दिया। इधर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई दीवार वगैरह नहीं है, तो जब टक्कर मार देता है तो ये क्या करता है, अगर एक कार, कार 1 और कार 2 एक दूसरे के टक्कर मार दिया और ये टक्कर मार करके थोड़ा दूर स्केट हो जाए, थोड़ा दूर और चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए, तो देखिए यहां पर इसका मोमेंटम जो था, मोमेंटम जो कार का, कार 1 का जो वेलोसिटी था v1 और जो मोमेंटम में परिवर्तन होगा, अगर अचानक से यहीं पर मोमेंटम में जीरो जो है, परिवर्तन में जो परिवर्तन की दर है, जीरो परिवर्तन का दर या वेलोसिटी एकदम तुरंत जीरो हो जाता तो क्या होता, टाइम एकदम कम लगता और टाइम कम लगता तो फोर्स ज्यादा होता, डैमेज ज्यादा होता। लेकिन ये जो अगर कार दोनों एक दूसरे के साथ एकदम थोड़ा दूर लड़ले 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 एकदम पूरा एकदम थोड़ा दूर तक अगर स्केट कर जाए तो क्या होगा, जो मोमेंटम में चेंज था, मोमेंटम में चेंज होने में, जो संवेग में परिवर्तन होने में, इसको टाइम क्या हुआ, ज्यादा लगा। अगर एक साथ दोनों एकदम लड़क जाए, एक साथ दूसरे एकदम लगले लगले आगे, तो टाइम ज्यादा लगेगा, फोर्स कम लगेगा और उस प्रकार से यहां पर क्या होगा, डैमेज कम होगा। इस प्रकार से आप देखे होंगे। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन में यहां पर इस प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन अगर यहां पर एक दूसरा कंडीशन इस प्रकार से समझिए, एक मिनट पेन यहां से ले लेते हैं, कि अगर कार 1 है, ठीक है, और कार 2 यहाँ पर है और कार 2 कहीं पर दीवार वगैरह के पास, दीवार के पास खड़ा है, इधर से कार 1 आया, इसको धक्का दिया और धक्का दिया तो ये वेलोसिटी कहीं आगे ये टाइम लगा ही नहीं पाया और जहाँ पर कोलिजन हुआ, जहाँ पर धक्का हुआ, वहीं पर इसका वेलोसिटी जीरो हो जाए और संवेग में जो परिवर्तन था, यहाँ से ये कुछ मोमेंटम के साथ आया और यहाँ पर वेलोसिटी तुरंत जीरो, तो जब संवेग में परिवर्तन तुरंत हो गया, टाइम इसको लगा नहीं, टाइम एकदम कम लगा, संवेग में परिवर्तन होने में, संवेग के परिवर्तन होने में टाइम कम लगेगा तो फोर्स क्या होगा, फोर्स बहुत ज्यादा होगा और डैमेज इस प्रकार से, आप कोई दीवार के पास अगर कोई कार खड़ा है और यहां से आकर अचानक से कोई धक्का मार दे तो इसका परकच्चा उड़ जाता है कि नहीं। कंपैरिजन अगर इस प्रकार से करें कि दोनों एकदम कुछ दूर तक एकदम स्केट कर जाए तो उसमें कम डैमेज हुआ, लेकिन अगर कोई दीवार के पास खड़ा है तो इसमें ज्यादा डैमेज हुआ। क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा लगेगा, टाइम कम होगा, उन दोनों के बीच में संवेग में परिवर्तन होने में टाइम कम लगा। और एक तीसरा कंडीशन हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कार 1 इधर से आ रहा है, कार 2 इधर से आ रहा है और दोनों लड़ते आया आया और अचानक से यहां पर लड़ गया और लड़ा और उस दोनों का वेलोसिटी एकदम जीरो हो गया। यहां से संवेग में परिवर्तन जो है एकदम तुरंत हो गया। मान लिया ये कुछ वेलोसिटी से आ रहा था, ये कुछ वेलोसिटी से आ रहा था, एकदम संवेग में कुछ वेलोसिटी से आया, वेलोसिटी जीरो एकदम तुरंत हो गया, टाइम कुछ मिला ही नहीं, बहुत कम टाइम लगा, फोर्स बहुत ज्यादा। और इसमें डैमेज क्या होता है, दोनों एकदम उड़ जाता है, दोनों उड़ जाता है, इतना ज्यादा फोर्स का इंटेंसिटी होता है, दोनों उड़ जाता है, टूट फूट जाता है, पूरा कार का धज्जी उड़ जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते होंगे, यहां से समझ लिया आपने इंपल्सिव फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम में जो चेंज था, मोमेंटम में परिवर्तन का दर, फोर्स ज्यादा होता है, टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है, सब कुछ आपने समझ लिया होगा। यहां से देखिए क्रिकेट में जब बैट्समैन जो है, जो सहवाग जब शॉट लगाता था तो शॉट लगाने से पहले वो अपने बैट को पीछे लेकर के जाता है। क्यों लेकर के जाता है बैट को पीछे? क्योंकि जब बैट को वो पीछे लेकर के जाएगा तो वो अपना बैट को मोमेंटम देगा और इधर से बॉल आएगा, इसके पास भी कुछ मोमेंटम, और ये दोनों जब इधर से आएगा और एकदम बैट को तुरंत ला करके ये क्या करेगा, बैट को पीछे लेकर के जाके मोमेंटम दिया और बॉल के एकदम तुरंत ला करके मोमेंटम में जो चेंज है, मोमेंटम में चेंज तुरंत जो बॉल का जो वेलोसिटी है उसको एकदम जीरो कर देगा। मोमेंटम में चेंज जो होने वाला था, कहीं से आ रहा था और वेलोसिटी जीरो हुआ, टाइम एकदम बहुत कम लगा और मोमेंटम में चेंज
हो गया, ठीक है? टाइम बहुत कम लगा, मोमेंटम में चेंज हो गया, परिवर्तन जो वेलोसिटी आ रहा था, 0 होने में तुरंत लगा और टाइम कम लगा तो फोर्स क्या होता है? बहुत तगड़ा लगता है, इम्पल्सिव फोर्स लगता है, बहुत तगड़ा फोर्स लगता है और बॉल जो एकदम छक्का पर चला जाता है। क्या होता है? एकदम पैवेलियन के बाहर। तो ये जो टेक्निक है, ये इम्पल्सिव फोर्स का ही है। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मोमेंटम में चेंज क्या है? इम्पल्स है और मोमेंट इम्पल्स को कम करना है तो आपको टाइम क्या लेना होगा? ज़्यादा लेना होगा। संवेग में परिवर्तन होने के लिए आपको टाइम ज़्यादा लेना होगा, तो आपको फोर्स कम लगेगा। अगर आपको टाइम कम मिल रहा है, टाइम अगर फोर्स आपको ज़्यादा चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? टाइम कम लेगा। जैसा कि हमने देखा कुल्हाड़ी से काटना, काँटी में दीवार में कील ठोकने के लिए हमको फोर्स ज़्यादा चाहिए तो हमको टाइम कम लेना है। अगर फोर्स कम चाहिए, ज़्यादा कम से कम चोट चाहिए तो आपको टाइम ज़्यादा लेना होगा और टाइम लेने के लिए ही ये सारा कुछ काम होता है। बैट्समैन शॉट लगाने के लिए पीछे जाता है, फील्डर कैच लेता है तो हाथ को पीछे करता है, ये सब कुछ बात है। अब यहाँ से न्यूटन का तीसरा नियम है, तो न्यूटन का तीसरा नियम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और न्यूटन के तीसरे नियम के बाद हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे और हर कुछ जो है डिटेल में कवर करेंगे। इसके नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं परीक्षा हॉल 247 के परीक्षा हॉल 247 के टेलीग्राम चैनल से आपको नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिले तो आप लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मांग सकते हैं, परीक्षा हॉल टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं और परीक्षा हॉल 247 को आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आपके रिस्पॉन्स से, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुँचाने के लिए और जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करने के लिए। आपको यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स इसीलिए दिया गया क्योंकि हमारे पास भी टाइम की कमी है और आपको सिलेबस भी जल्दी चाहिए, आपको क्लास भी जल्दी कंप्लीट करवाना है, तो आपको हैंड रिटेन दे देंगे और आपको समझा दिया जाएगा, आप नोट्स ले लीजिएगा। और अगर आप परिवार को बड़ा करते हैं, आप अपने परीक्षा हॉल 247 को बड़ा करते हैं तो आपको जो है सारी की सारी क्लास बहुत अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको मिलेगा। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।